ये है मोटरोला S60 फ्यूजन एंड ये फोन मैंने 28 अप्रैल को अपने पैसे डाल के खरीदा था। एंड ये फोन की बात करें तो अभी 2 से 3 महीने हो चुके हैं। एंड अभी 15 अगस्त 2025 को ये फोन को आराम से 2 से 3 महीने हो चुके हैं। एंड इस फोन के अंदर कुछ थोड़े बहुत अपडेट्स भी आ चुके हैं एंड इस फोन के अंदर वो अपडेट्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि आज 3 से 4 महीने के बाद मोटरोला S60 फ्यूजन के क्या हाल है और इस फोन के पीछे अभी बहुत सारे लोग पागल हैं एंड बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मोटरोला S50 फ्यूजन ने जो लेगेसी सेट करी थी उसी के ऊपर ये फोन आया, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये चीज मैं वीडियो के एंड तक बिल्कुल ही क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले फोन के डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो ये फोन वीगन लेदर के साथ आया था एंड वीगन लेदर का अगर मैं 3 से 4 महीने के बाद हाल बताऊं तो थोड़े बहुत गड्ढे से आ चुके हैं, इसमें छोटे छोटे पोर्स बन चुके हैं जो कि नॉर्मल यूजर्स के ऊपर ही है एंड कुछ एक्स्ट्रा ऐसा बहुत ज्यादा यूज करा नहीं है, लेकिन फिर भी कवर के साथ भी थोड़ी बहुत चीजें हमें देखने को मिल गई हैं। एंड देखा जाए तो अगर मैं पास से दिखाऊं तो आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे तो थोड़ी बहुत मिट्टी के पार्टिकल्स भर गए हैं कैमरे के जो कटआउट्स होते हैं उनके आसपास। यहाँ पे अगर आप पास से देख पा रहे होंगे इसका, और अगर ऐसे नहीं देख पा रहे तो मैं एक वीडियो डाल दूंगा। एंड बाकी अगर कैमरे के ऊपर चेक करी जाए तो इतना कुछ हमें वो देखने को नहीं मिलता, थोड़े बहुत स्क्रैचेस डेफिनेटली आ चुके हैं एंड ये नॉर्मल यूजर्स के ऊपर ही है। जैसे ही आदमी फोन जेब में डालता है तो उसके बाद थोड़े बहुत स्क्रैच आ गए, तो ये चीजें भी हमें मोटरोला S60 फ्यूजन की बिल्ड क्वालिटी के साथ देखने को मिलती है। साथ में अगर साइड फ्रेम की बात करें तो साइड फ्रेम भी हमें प्लास्टिक का देखने को मिलता है एंड यहाँ पे अभी डीकलरेशन की तो कोई भी दिक्कत नहीं आई है, लेकिन हाँ कवर के अंदर जो थोड़े डस्ट पार्टिकल्स भर जाते हैं उनसे प्लास्टिक रब हो जाती है एंड उसके बाद थोड़े बहुत स्पोर्स बन जाते हैं प्लास्टिक के अंदर, वो चीज हमें यहाँ भी देखने को मिल जाती है। तो अब डिस्प्ले की बात करूँ तो फोन का डिस्प्ले डेफिनेटली हमें अच्छा देखने को मिलता है। अभी जैसे कि मैं ब्राइट एनवायरमेंट में हूँ और बाहर के आउटडोर एनवायरमेंट में हूँ तो यहाँ भी मेरे को डिस्प्ले को देखने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। फुल ब्राइटनेस मैंने कर रखी है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन हाँ डेफिनेटली ब्राइटनेस हमें फोन की अच्छी खासी देखने को मिलती है एंड इससे रिलेटेड मेरे को नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम फोन के अंदर है। लेकिन हाँ एक चीज कहनी पड़ेगी, अब जैसे कि इसके अंदर एक क्वाड कर्व्ड एमोलेड पैनल देखने को मिलता है एंड ये फोन पहला फोन था मोटो का जिसके साथ ये क्वाड कर्व्ड एमोलेड पैनल आया था 6.67 इंच का 120 हर्ट्ज का क्वाड कर्व्ड POLED पैनल हमें देखने को मिला था। इसके साथ एक दिक्कत ये है कि इसके गार्ड ढूंढना ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल है एंड अगर कोई गार्ड मिल भी जाता है तो वो यूवी लाइट वाले होते हैं, उसके साथ फिर अप्लाई करे जाते हैं, फिर अगर कवर लगाते हो तो डेफिनेटली वो छूट जाते हैं। तो मेंटेनेंस में डेफिनेटली हमें इस फोन की थोड़ी बहुत दिक्कत आती है क्योंकि इसके गाड़ी इजीली नहीं मिलते। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो डेफिनेटली ये फोन की परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिली थी। उस टाइम पे इसमें हमें Dimensity 7400 देखने को मिला था जो कि एक अच्छा प्रोसेसर बोला जाता है 20,000 के नीचे। एंड इस फोन में अगर बात करूं तो डेफिनेटली इसकी ऑप्टिमाइजेशन ठीक करी गई है। अभी 3-4 महीने के बाद बात करूं इसके अंदर 2-3 अपडेट्स भी आ चुके हैं, उसके बाद हमें थोड़े बहुत जिटर और थोड़े बहुत फ्रेम लॉस देखने को मिल जाते हैं कभी कभी एंड ये चीज आप देख सकते हो मैं आगे जो वीडियो प्ले करने वाला हूँ उसमें। तो आज ये मोटो S60 फ्यूजन में सबसे पहले थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि 4 महीने से एक नॉर्मल यूजर इसे यूज कर रहा है, थोड़ा बहुत गेम खेलता है जैसे कि फ्री फायर इसमें डाला हुआ है तो वही खेला जाता है, थोड़ा बहुत लूडो वूडो खेले जाते हैं और बाकी सब बेसिक एप्लीकेशन है जैसे कि सारी ही नॉर्मल लोग जैसे यूज करते हैं हम, मतलब इंस्टाग्राम व्हाट्सअप एंड वही जो नॉर्मल गूगल पे ये जो नॉर्मल एप्लीकेशन होती है वही ऑलमोस्ट दी गई है। ये थोड़ा बहुत एडिटिंग के लिए स्नैपसीड दिया गया है एंड थोड़ा बहुत कंटेंट वॉचिंग होती है जो कि जियो स्टार से ऑब्वियसली की जाती है एंड डेफिनेटली यूट्यूब से भी की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एक करके मैं सारे ऐप्स को खोलूंगा एंड देन रैम मैनेजमेंट ऑब्वियसली चेक करेंगे एंड बाद में फिर पहले वाले ऐप को खोलूंगा ताकि वो रैम में है या फिर नहीं है चेक करने के लिए। स्नैपसीड खोल लिया, स्नैपसीड के बाद हॉटस्टार, यूट्यूब, लूडो किंग, वैसे अगर आपको कोई भी जिटर्स अगर नोटिस होते हैं तो मेरे को प्लीज कमेंट्स में बताओ क्योंकि अभी मैं उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। यहाँ से भी इसको भी हटा दिया, थोड़ा बहुत जिटर जैसे कि अभी नोटिस हुआ। फ्री फायर खोल लिया एंड फ्री फायर लोड हो रहा है। फ्री फायर भी फाइनली लोड हो चुका है। क्रोम खोलते हैं अभी। अब मुझे लगता है कि इसके रैम के ऊपर थोड़ा बहुत अफेक्ट आना शुरू हो गया है। गैलरी, विडमेट, ट्रू कॉलर, फ्लिपकार्ट, Amazon। अभी आप थोड़े बहुत जिटर्स नोटिस कर ही सकते हो, थोड़ा बहुत डिले देखने को मिलता है बेसिक यूआई के अंदर भी, वो चीज़ भी आप नोटिस कर ही सकते हो। नेक्स्ट लिया फेसबुक, VLC, व्हाट्सएप, एयरटेल,
एयरटेल भी लोड हो चुका है, इंस्टाग्राम, फोन पे, गूगल पे। तो अभी आप देख सकते हैं कि मोस्टली सारी चीज़ें लोड हो चुकी हैं। फाइनली कैमरा को भी लॉन्च कर देते हैं। अब कैमरा मैंने फ्रंट पे सेट कर रखा है, तो देखते हैं कि फ्रंट की वीडियो पे सेट रहता है या फिर नहीं। तो अब मैं फिर से शिफ्ट करने वाला हूँ स्नैपसीड के ऊपर। एंड देख सकते हैं स्नैपसीड अभी रैम में नहीं बचा है, हॉटस्टार भी रैम में नहीं है, यूट्यूब यूट्यूब भी रैम में नहीं है, पूरा दोबारा लोड हुआ है। लूडो किंग ये भी रैम में नहीं है। तो आप देख ही सकते हैं कि फ़ोन का रैम मैनेजमेंट उतना बेटर नहीं है। ये 6G वाला वेरिएंट है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि थोड़े बहुत ऐप्स तो एटलीस्ट रहने चाहिए थे, लेकिन अफसोस कोई भी ऐप यहाँ पे नहीं रहा है। तो अभी एक चीज़ मैं बताना भूल गया, यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत ग्लिचेस भी देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे अगर बात करी जाए तो जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च का ट्राई कर रहा हूँ एंड डेफिनेटली यहाँ पे मैं सर्च को टैप कर रहा हूँ तो कुछ भी नीचे से कीबोर्ड नहीं आ रहा एंड सर्च भी नहीं खुल रहा है। देखो ये पूरी सर्च काम करना बंद कर दिया। मेरे को नहीं पता ये पर्टिकुलरली इसी मॉडल के अंदर ग्लिच है, ये रिजेक्ट नहीं करा गया, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये ग्लिच इसके अंदर परमानेंट सही है। अगर मैं दोबारा भी ट्राई करता हूँ तो दोबारा भी ऐसा ही देखने को मिलता है। मैंने फ़ोन को एक आध बार स्विच ऑफ भी कर लिया, लेकिन फिर भी ये चीज़ कंसिस्टेंट है एंड ये ख़त्म नहीं हो रही है। अब इस फोन का मैं कैमरा टेस्ट करने वाला हूँ। ये जितने भी चारों या तीनों कैमरा दे रखे हैं बेसिकली, एक इसमें मेन सोनी LYT-700C सेंसर देखने को मिलता है, साथ में एक अल्ट्रावाइड सेंसर देखने को मिलता है जो कि बोला जाता है कि सोनी का सेंसर है, एंड साथ में एक मैक्रो सेंसर या फिर डेप्थ सेंसर जो भी बोल सकते हो वो हमें देखने को मिल जाता है, जो कि डेफिनेटली सिर्फ नाम के लिए है। एंड चौथी हमें फोन की फ्लैश देखने को मिल जाती है। फ्लैश की मैं बात करूँ तो अच्छी खासी ब्राइट है एंड सिंगल LED है, तो उसी के हिसाब से हमें चीजें देखने को मिलती हैं। तो अभी मैंने मोस्टली सारे तरीके के सैंपल ले लिए हैं एंड धीरे धीरे सारे सैंपल्स की बात करते हैं। सबसे पहले अगर कुछ मैक्रो सैंपल्स की बात करूँ तो मैक्रो सैंपल्स डेफिनेटली हमें फोन के बहुत ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं एंड आई डोंट थिंक कि इसमें कोई मेरे को डाउट है। एंड कलर एक्यूरेसी की बात करी जाए तो वो भी हमें अच्छी देखने को मिल रही है एंड डेफिनेटली मैक्रो शॉट से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। साथ में अब अगर 1x की बात करी जाए तो 1x पे हमें डेफिनेटली फोटोज अच्छे देखने को मिलते हैं। कलर ट्यूनिंग डे लाइट में बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है एंड सोनी का LYT-700C डेफिनेटली लगता है कि डे लाइट में कुछ अच्छा काम कर रहा है एंड सोनी की डेफिनेटली ISP की वजह से फोटोज बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स की भी बात करी जाए तो पोर्ट्रेट शॉट्स हमें कभी कभी थोड़े बहुत इनकंसिस्टेंट कलर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट शॉट्स में नहीं, नॉर्मल शॉट्स के भी अंदर देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी फोटो थोड़ा डार्क हो जाता है, कभी पूरा ब्राइट रहता है, अच्छा रहता है, कभी कभी थोड़ा बहुत शटर स्पीड की वजह से मतलब जल्दी टैप कर दोगे तो हो सकता है कि फोटो थोड़ा डार्क आ जाए। जैसे इसकी मैं बात करूँ तो ये फोटो मैंने लिया था एंड इसमें थोड़ा पोर्ट्रेट मोड की मैं जल्दी टाइप कर दिया था तो डार्क थोड़ा आ गया, प्रोसेसिंग का शायद उतना टाइम नहीं मिला या फिर कुछ। और साथ में ये फोटो भी मैंने सेम जगह पे लिया था एंड इसमें आप देख सकते हैं कि डेफिनेटली लाइट का बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। अब अगर कुछ फ्रंट की सेल्फीज की बात करिए तो सेल्फी मेरे को नॉर्मल डे लाइट के अंदर अच्छी लगी एंड जब आप घर से बाहर जाते हो तो आउटडोर में डेफिनेटली शॉट्स फ्रंट और बैक कैमरा दोनों सही अच्छे आते हैं। कुछ अल्ट्रावाइड सैंपल्स की बात करी जाए तो वो भी हमें देखने को अच्छे मिलते हैं। अल्ट्रावाइड से भी मेरे को कोई कमी फील नहीं हुई क्योंकि वो भी एक सोनी का सेंसर है, तो डेफिनेटली भले 13 मेगापिक्सल का है पर डेफिनेटली अल्ट्रावाइड से भी फोटोज हमें अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन जब बात आती है लो लाइट की तो वहां पे डेफिनेटली ये फोन अच्छे से स्ट्रगल करता हुआ दिखता है। जैसे इस सैंपल की बात करी जाए और मोस्टली लो लाइट के सैंपल की बात करी जाए, जैसे कि मैं लाइन से चला दूंगा एंड सब में आप नोटिस करोगे कलर बहुत ज्यादा अजीब से आ रहे हैं एंड ये फोन बिल्कुल भी सब्जेक्ट को अच्छा दिखाने का ट्राई नहीं करता एंड सरप्राइजिंगली और ज्यादा बुरा दिखाने का भी कभी कभी ट्राई करता है, जो कि ये चीज मेरे को लो लाइट के अंदर डेफिनेटली A60 फ्यूजन की पसंद नहीं आई। अब इस वीडियो में बैक कैमरे से इसका फोकस चेक करने वाला हूँ एंड थोड़ा बहुत जिटर्स मेरे को सच बताऊँ वी फाइंडर के अंदर देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे फोकस अभी ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन हाँ सन के अगेंस्ट जाके बिल्कुल ही नीचे वाला एरिया तो बिल्कुल ही डार्क कर देता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। फोकस चेक करते हैं, अभी सनलाइट के सामने आ जाते हैं। फोकस तो फिर भी हमें अच्छा देखने को मिलता है एंड ऑलमोस्ट इंस्टेंट ही फोकस देखने को मिल जाता है एंड फोकस रिलेटेड आई डोंट थिंक कि मोटोरोला A60 फ्यूजन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है। अल्ट्रा वाइड में भी मिल जाता है तो वहाँ भी हम वीडियो के बीच में शिफ्ट कर सकते हैं एंड अगर यहाँ भी फोकस चेक किया जाए तो ये तो शायद ऑटो ही है एंड यहाँ पे कुछ फोकस का ज़्यादा फ़र्क है नहीं, बट हाँ यहाँ भी अगर होता है तो इंस्टेंट ही देखने को मिलता है। तो ये वीडियो शूट हो रही है मोटोरोला A60 फ्यूजन के 4K 30 FPS वाले मोड में एंड अभी आपको कलर्स का थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि कलर्स कैसे आते हैं। अभी मैं लाइट के थोड़ा बहुत अगेंस्ट हूँ एंड बिल्कुल ही अगर अगेंस्ट जाता हूँ तो फिर आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोसेसिंग इसकी कैसी रहती है एंड एक्सपोजर को कैसा हैंडल कर रहा है। अभी अगर मैं थोड़ा साइड में आता हूँ जहाँ पे अब सनलाइट मेरे बिल्कुल सामने है तो फिर हो सकता है कि कलर्स थोड़े बहुत बेटर हो गए हों एंड अभी थोड़ा बहुत और अगर मैं बिल्कुल ही सनलाइट के
सामने आता हूँ तो फिर शायद और बेटर थोड़े बहुत कलर्स देखने को मिले होंगे। एंड अभी जो ऑडियो प्ले हो रही है वो इसी के माइक से रिकॉर्ड हुई है, तो आपको उसका भी आइडिया लग रहा होगा कि इतनी डिस्टेंस है, कैसा इसका माइक लेता है ऑडियो को और नॉइज़ कितनी आपस में कैप्चर कर रहा है। तो वो चीज़ मैं बिल्कुल रॉ रखने वाला हूँ एंड उसमें कोई भी एडिटिंग नहीं होने वाली है। अभी अगर अब स्टेबलाइजेशन की बात करी जाए तो फ़ोन की स्टेबलाइजेशन भी चेक कर लेते हैं। मैं थोड़ा बहुत भग के जाऊँगा एंड उसमें आपको कलर्स का भी आइडिया लग जाएगा, एक्सपोजर कंट्रोल कैसा रहता है एंड साथ में स्टेबलाइजेशन भी फ़ोन की कैसी है उसका भी डेफिनेटली आपको आइडिया लग ही जाएगा। तो चलिए, तो अभी आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा कि स्टेबलाइजेशन हमें फ़ोन की कैसे देखने को मिलती है। हाथ को जितना हो सकता है उतना हैंडल रखने को कोशिश करा गया, लेकिन फिर भी डेफिनेटली फ़ोन हिलता तो है ही। एंड उसके बाद स्टेबलाइजेशन कैसी मिलती है उसका आपको क्लियर आइडिया लग गया होगा बैक कैमरे से। तो अभी ये वीडियो शूट हो रही है मोटोरोला S60 फ्यूजन के फ्रंट कैमरा से एंड 4K 30 FPS में मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एंड स्टेबलाइजेशन का आइडिया यहाँ भी लगा लेते हैं कि कैसा देखने को मिलता है। सबसे पहले एक्सपोजर का आइडिया देता हूँ। एंड यहाँ भी थोड़ी बहुत, यहाँ फिर भी मेरे को लगता है कि बैक कैमरे से बेटर मैनेज करा है, लेकिन HDR कम्प्लीटली ब्लोन आउट कर दिया है। एंड सन का जो पीछे का देखने को मिल रहा है वो बादल बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। एंड व्यू फाइंडर में तो कम से कम ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन अगर आप सन के सामने आते हो तो पीछे का HDR अच्छे से मेंटेन कर रखा है। स्किन टेंस में सच बताऊं तो थोड़े बहुत शायद ऐसे ही दिख रहे होंगे, मैं खुद के तो नहीं देख सकता, लेकिन शायद ये कुछ ऐसे ही देख रहे होंगे। आपको मेन कैमरे से आइडिया लग पा रहा होगा कि कैसे स्किन टोन्स अभी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। साथ में अगर स्टेबलाइजेशन का ट्राई करा जाए तो मैं थोड़ा भक्के ट्राई करने वाला हूँ। फ्रंट कैमरा से देखते हैं कि हमें स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है या फिर नहीं। तो अब अगर मैं बात करूं कि मोटोरोला S60 फ्यूजन अगर 2025 में या फिर आगे जो बिग बिलियन डेज आने वाली है शायद उसके अंदर प्राइस थोड़ा कम हो जाए तो उसमें आपको ये फ़ोन लेना चाहिए, तो डेफिनेटली आप इस फ़ोन को ले सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें दिमाग में रखने वाली बात है, जैसे कि 2-3 महीने के यूजेस के बाद जब फ़ोन भरना शुरू हो जाता है थोड़े बहुत जिटर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड मैं सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप फ़ोन लो तो इसको बिल्कुल भी अपडेट ना करो, क्योंकि डे 1 पे जो प्रोसेसिंग देखने को मिलती है शायद उससे बेटर मोटोरोला में नहीं देखने को मिलती है। एंड इनके अपडेट के साथ S50 फ्यूजन मैंने 4 लोगों को दिलवाया था। इन चारों लोगों के पास कुछ ना कुछ दिक्कत आई थी, जैसे कि एक का बटन निकल गया था, एक का अपडेट के बाद फिंगरप्रिंट सेंसर ही काम करना बंद कर गया एंड आज तक वो काम नहीं करता। एंड अपडेट फिर बाद में भी आए लेकिन अभी भी वो फिंगरप्रिंट सेंसर काम नहीं करता। डिस्प्ले के अंदर कोई इशू नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हमें मोटोरोला के अपडेट्स के साथ देखने को मिल जाती हैं। ग्रीन लाइन का इतना इशू नहीं था, लेकिन फिर भी चीज़ें दिमाग में रखने वाली हैं। एंड मैं सजेस्ट करूंगा कि मोटोरोला के फ़ोन्स को आप बिल्कुल भी सिस्टम अपडेट ना करो, जैसे आए वैसे रखो और पहले दिन आके अपडेट्स को बंद कर दो। बाकी अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले डेफिनेटली हमको ब्राइट देखने को मिलता है एंड अच्छा डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन इशू वही है कि थोड़ी चीज़ें हमें मेंटेन करने में दिक्कत आती है, जैसे कि इसके गार्ड हम इजीली नहीं देखने को मिलते। अब जैसे इस फ़ोन के ऊपर ही बात करी जाए तो एक पॉलीथिन टाइप मटेरियल चढ़ा हुआ है जो कि मतलब है ठीक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता। एंड यही कुछ चीज़ें हैं जो कि पॉलीथिन के डाउन साइड रहती है स्क्रीन के ऊपर लगाने के बाद, और सेफ्टी भी डेफिनेटली इतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिलती है। बाकी अगर फ़ोन के प्लास्टिक या फ्रेम की बात करें या फिर 69 की रेटिंग की बात करिए तो ये चीज़ें हमें अच्छी देखने को मिलती हैं एंड इस चीज़ में कोई इशू नहीं आने वाली। फ़ोन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इन हैंड फील की बात करिए तो अच्छा देखने को मिलता है एंड इस रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं है। सॉफ्टवेयर की बात करूँ थोड़े बहुत ग्लिचेस हमें देखने को मिल जाते हैं एंड आई थिंक कि जब आप मोटोरोला का फ़ोन ले रहे हो तो ये चीज़ आप दिमाग में पहले से रख के चलोगे कि सॉफ्टवेयर में थोड़े बहुत ग्लिचेस आएंगे, क्योंकि इनका जो हली हुआ है वो अभी नया ही आया है एंड शायद इस फ़ोन के अंदर उसकी सेकंड जनरेशन आई थी। थोड़ा बहुत इंप्रूव करने का ट्राई किया है, लेकिन हाँ अभी भी मोटोरोला के हली हुआ को और ज़्यादा बेटर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैमरा की बात करूँ तो कैमरा का मैंने पूरा आपको आइडिया दे दिया कि कैसा इसका कैमरा है, अच्छा है बुरा है, जो भी है वो सब मैंने बता दिया। एंड मैं सच बताऊँ मेरी तरफ से ये फ़ोन अभी भी रिकमेंडेड है, लेकिन हाँ 20,000 के नीचे अगर ये मिलता है तो अगर 20,000 से ऊपर लेने का सोच रहे हो तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा कि इस फ़ोन को शायद फिर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अब और ज़्यादा बेटर फ़ोन आ चुके हैं 20,000 के नीचे, जैसे कि Vivo का T4R एंड बाकी चीज़ें भी। स्पीकर फ़ोन के हमें अच्छे देखने को मिल जाते हैं, तो स्पीकर रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये फ़ोन रिकमेंडेड है, लेकिन सिर्फ 20,000 के नीचे, 20,000 के ऊपर नहीं। बैटरी भी अच्छी चलती है, अराउंड 6 से 7 घंटे का बैकअप इजीली दे देती है एंड 1 घंटे के आसपास या फिर 1 घंटे से नीचे ही जल्दी चार्ज हो जाती है, क्योंकि 68 वोल्ट का चार्जर हमें बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाता है।